ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, कैसे अलग अलग स्पीसीज कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री और भी बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बस बने रहे मेरे साथ, ध्यान से चीजों को सुनते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखो, अगर केमिकल बॉन्ड की मैं आपसे बात करूं तो आप खुद जानते हैं, बचपन से आप देखते हैं कोई भी स्पीसी है, जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर में आप अच्छे से जानते हो कि OHH, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एक जगह पर इकट्ठे हैं। ठीक है, SO2 बना लो तो सल्फर और 2 ऑक्सीजन, आपके पास CH4 है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में इस तरह से इकट्ठे हुए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स है, कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जिसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साथ में बांधा हुआ है। ऐसा कोई ना कोई फोर्स है जिसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साथ में क्या हुआ है, बांधा हुआ है। वो फोर्स, वो जो फोर्स है जो एटम्स को एक स्पीसी के अंदर, चाहे वो एक मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एक आयन हो, कुछ भी हो सकता है, एक स्पीसी के अंदर मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स एक साथ बांध के रखता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे केमिकल बॉन्ड की बात करूं तो सिंपल सी बात है कि द अट्रैक्शन फोर्स व्हिच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। इन अ मॉलिक्यूल की जगह आप इन अ स्पीसी टर्म भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। तो वो फोर्स जो अलग अलग एटम्स को एक साथ बांध के रखता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। आप बचपन से सीखते हो 3 तरह के आपके केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक कोवेलेंट, एक आयोनिक और एक कोऑर्डिनेट। सीखा है ना आपने? तो आइए इन्हीं से शुरू करते हैं वापस से एक और बार, और कुछ नई चीजें और आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड, 2 एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो वहां जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आप एक बॉन्ड को एक बिजनेस की तरह मान सकते हो। यहां पर क्या हुआ, बिजनेस हुआ है, 2 पार्टनर बिजनेस में, दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी लगाया। मान लो 50,000, एक है रमेश, एक है सुरेश। याद है आपको रमेश सुरेश? हाँ, तो ये रमेश है, ये सुरेश है। रमेश ने 50,000 रुपए डाले, सुरेश ने 50,000 रुपए डाले, और 1 लाख रुपए डालकर दोनों ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। तो इस बिजनेस में दोनों की इक्वल शेयरिंग हुई है, दोनों का इक्वल एफर्ट है, दोनों का इक्वल अमाउंट है। तो एग्जैक्टली इसी तरह जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास 2 एटम्स A और B हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन A शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन B शेयर करेगा, और इस तरह से दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आप बोलो अगर हम एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो वहां 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, 3 शेयर करोगे तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। तो बेसिक सी बात यह है कि जब एक बॉन्ड बन रहा है, फॉर ईच बॉन्ड फॉर्म्ड, फॉर ईच कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, 2 electrons are involved in sharing। तो जब भी 2 स्पीसीज के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग ना होकर कंप्लीट ट्रांसफर हो, एक स्पीसी से दूसरी स्पीसी में अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो 2 स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से फॉर्म होता है। तो ये भी आप बचपन सीखते आए हो, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहां पर एक एटम A होगा जिसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे, उस पर प्लस चार्ज आएगा, और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिए होंगे, और इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, और वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो, आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए अगर हम कंडीशन देखें, भाई आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, तो ये आप सीख चुके हो, ध्यान से देखें। आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, देखो इनमें से एक तो है वो आपका होता है डोनर, बेसिकली वो आपका एक मेटालिक एलिमेंट होता है, तो मेटल एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है बी, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा,
ठीक है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब एक की डोनर टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब ए और बी में से ए क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, ज्यादा टेंडेंसी होगी, आसानी से डोनेट करेगा, ठीक, और बी उसको एक्सेप्ट करेगा। तो देखो आपने पीरियडिक में सीखा है, एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को कौन बताता है, हाँ, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। कौन बताता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ इस मेटल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, लो होनी चाहिए ना। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को कौन बताता है, नहीं, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बताती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सिर्फ एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताती है। तो इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो जो मेटल एटम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, जो आपका नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इस तरह से दोनों के ऊपर आसानी से चार्ज आएगा, और चार्ज आने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड ना एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। उस क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं, लैटिस। तो वो जो लैटिस बनेगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मतलब आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, बट अभी आप देखें ध्यान से, अगर तो मैं इस चीज को हटा सकता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं। तो ये आपके पास सिंपल सी कंडीशन है टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखें, पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी लार्ज, ठीक है। सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटालिक एलिमेंट मस्ट बी लो। Negative value of electron gain enthalpy of metallic element should be high, non-metallic. Lattice enthalpy of an ionic solid must be high. तो देखो लैटिस क्या होता है, लैटिस एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ये वाला पार्ट कर लेना साइड में, ठीक है। तो देखिए लैटिस क्या होता है, लैटिस इज अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। लैटिस इज अ क्लोज्ड पैक्ड structure in which one ion is surrounded by a certain number of oppositely charged आयंस, ठीक है। इसके बारे में आपसे और बात करूंगा, अभी सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। तो जब भी आपके पास एक लैटिस बनता है, एक लैटिस में क्या होता है, एक चार्ज्ड पार्टिकल होगा, लेट्स से आपके पास A प्लस है, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, दूसरे अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, और वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल से क्या होगा, सराउंड होगा। तो इसे हम बोलते हैं एक आयोनिक लैटिस। क्या बोलते हैं, एक आयोनिक लैटिस। अब लैटिस जितना ज्यादा पैक होगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। सो हायर इज द अट्रैक्शन फोर्स एंड क्लोजर इज पैकिंग, क्लोजर इज द पैकिंग, मोर स्ट्रॉन्गर will be the lattice formed। जो आपका लैटिस है वो क्या बनेगा, उतना ही स्ट्रांग बनेगा, और इस चीज को हम लैटिस एनर्जी से डिनोट करते हैं। तो अभी क्या आप लोग लैटिस जानते नहीं हो, सिर्फ इसलिए मैंने आपको आइडिया दिया है। लैटिस क्या होता है, लैटिस एक बहुत क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक आयन को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। जैसे आप कॉपी करें, फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपने शायद सुना हुआ होगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए, तो अब देखें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी है, ये सब तो आप शायद जानते होंगे। तो एक तो आपने लैटिस नाम की एक नई चीज सीख ली है, इसके बाद डिटेल में हम और आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी आप समझे एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना आप कि अ कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल एंड rigid
इन नेचर। तो देखें, एक कोवेलेंट बॉन्ड नेचर में कैसा होता है? पहली बात तो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब ये जो बॉन्ड है, द बॉन्ड्स will be formed in a particular direction with specified angles। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात करूं बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, तो BF3 के जो 3 बॉन्ड्स हैं ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों बॉन्ड एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर बनते हैं, तो ये फिक्स्ड है कि 120 डिग्री पर ही बनेंगे, ये किसी और एंगल पर नहीं बन सकते इस BF3 मॉलिक्यूल में। ऐसे जब आप CH4 की बात करते हो, मीथेन की, तो ये तो आप भी अच्छे जानते हैं मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और ये जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 CH बॉन्ड बने, इनके बीच का बॉन्ड एंगल फिक्स्ड है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इन दोनों ही केसेस में आप अगर देखें तो जो बॉन्ड है वो स्पेसिफाइड एंगल्स पे बन रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन रहे हैं, इसीलिए इन बॉन्ड्स को हम या तो डायरेक्शनल बोलते हैं, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? डायरेक्शनल। दूसरा, रिजिड इन नेचर, इसके ऊपर भी आप फोकस करें। रिजिड का मतलब क्या है कि द एटम्स विल रिमेन एट अ सर्टेन डिस्टेंस from each other, known as bond length। ठीक है, तो देखो यहां पर CH4 में C और H इसी डिस्टेंस पर फिक्स रहेंगे, अभी इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं। दैट मीन्स देखो जैसे ये है ना, ये मार्कर है, मैंने इसको ऐसे यहां पे होल्ड कर लिया, अब मेरी दोनों फिंगर इससे ज्यादा और क्लोज नहीं आ सकती हैं, लेकिन वहीं पर देखो ये फिंगर्स बिल्कुल क्लोज आ सकती है ना। तो डिफरेंस क्या है? ये यहां बीच में कुछ भी नहीं है, ये नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड, जितना क्लोज आ सकती है उतना क्लोज आएंगी। ये रिजिड है, ये इससे ज्यादा पास नहीं आ सकती। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर आकर रुक जाते हैं, वो जो फिक्स डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको समझना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और साथ ही साथ वो कैसा होता है नेचर में? रिजिड। एक फिक्स डिस्टेंस पर आकर एटम्स रुक जाएंगे, वो उससे ज्यादा और ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक आयनिक बॉन्ड की बात करें, किसकी बात करें? आयनिक बॉन्ड की, तो ध्यान रखना जो आपके आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड as well as non-directional in nature। तो जो आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं और नॉन रिजिड होने के साथ साथ ही वो क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं। कहने का मतलब 2 आयंस जितना ज्यादा क्लोज आ सकते हैं उतना ही ज्यादा क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, उनके बीच में एज सच कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं रहेगी, इसलिए एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोई बॉन्ड लेंथ नहीं होती है। और इसी वजह से दैट इज वाई आयोनिक कंपाउंड्स do not have any particular structure and do not show आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है? ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ही क्या करते हैं? सिर्फ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के ना तो कोई स्ट्रक्चर, आपसे कोई पूछे NaCl की स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। आपसे कोई बोले LiCl की ज्योमेट्री क्या होगी? कोई ज्योमेट्री नहीं होती। ज्योमेट्री होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, जैसे CH4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, जैसे BF3 की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की अपनी एक ज्योमेट्री होती है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स की कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। समझ गए? तो आयनिक कंपाउंड जनरली कौन बनाती हैं? मेटल्स बनाती है, तो आप जानते हो। मैं आपको एक और कंपाउंड, एक और आयन दिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, इसलिए ध्यान रखना।
NH4 plus, NH4 plus behaves like alkali metals, ये alkali metals की तरह बिहेव करता है and mostly form salts which are ionic compounds. तो अमोनियम के जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास NH4Cl हो गया, तो इसमें NH4 प्लस Cl माइनस, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। आपके पास NH4 होल ट्वाइस SO4 हो गया, अमोनियम सल्फेट प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड बनेगा। आपके पास NH4NO3 हो गया, क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन है, आप इसे चाहें तो इसे आप न्यू लर्निंग बोल सकते हैं, न्यू पॉइंट है ये आपके लिए, इसके ऊपर आप जरूर 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 फोकस करें। ये तो आपको पता है कि NaCl आयनिक होता है, ठीक है, KCl आयनिक होता है, MgCl2, MgF2, ये सब आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं। मेटल नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो मोस्टली क्या होता है? आपका आयनिक होता है। अब वो कितना आयनिक होगा कितना नहीं, वो तो हम इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारे इस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। तो अभी तो हम सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं, फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर के लास्ट के सेकंड पार्ट में हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीजें आप सीख चुके होंगे जिन्हें आप वहां आयनिक बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंस क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और रिजिड होता है, जबकि जो आपका आयनिक बॉन्ड है वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है और नॉन रिजिड होता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड की कोई ज्योमेट्री नहीं होती है और वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड में पॉसिबल होता है, आयनिक में नहीं। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, NH4 प्लस जो है वो क्या करता है? वो एल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है और आयनिक कंपाउंड्स बनाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आप यहां पर NH4Cl पे फोकस करें, चलिए मेरा काम यही हो जाएगा इसी जगह में, ठीक है। तो NH4Cl को अगर मैं देखूं तो उसमें NHH, ये तो है NH4 प्लस और इधर कौन है? Cl माइनस। तो देखें यहां पर NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में तो कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है? आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है? आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप NH4 प्लस के अंदर देखो, इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? ये जो बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है? ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये आयनिक बॉन्ड है और ये आपका कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसके ऊपर आप जरूर 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 ध्यान दें। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? चलिए, तो आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कौन सा बचा? हाँ, कौन सा बचा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बचा है? कोऑर्डिनेट, या फिर आप इसे क्या बोलते हो? डेटिव बॉन्ड बोलते हो। अब देखो, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड में आप कंफ्यूज मत होना, सुना आपने पहले भी होगा, पर मैं आपको चीज बताऊं, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, बस बनने के तरीके में डिफरेंस है। आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन ये दे और एक इलेक्ट्रॉन ये दे, तो उसे तो हम कौन सा बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरा एटम खाली होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। जैसे समझो, वापस लेकर आते हैं रमेश को और सुरेश को। रमेश का दिमाग बहुत तेज चलता है लेकिन रमेश गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। सुरेश के पास पैसा बहुत है लेकिन दिमाग नहीं है, ठीक है। अब सुरेश के पिताजी ने उसको कुछ 10 लाख रुपए दिए और बोला कि जा बिजनेस कर, अपना हिसाब खुद देख। अब सुरेश को तो बिजनेस करना आता ही नहीं, तो जानते ही नहीं बिजनेस कैसे होता है। लेकिन जो रमेश है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो बताओ सुरेश रमेश से जाके क्या कहेगा? हाँ, है ना, यही कहेगा। क्या कहेगा? कि भाई पैसा मेरा और दिमाग तेरा, यही कहेगा। अच्छा, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेन चीज क्या चाहिए? पैसा, है ना। क्या चाहिए? पैसा। तो जो पैसा है वो किसने लगाया? वो लगाया सुरेश ने, ठीक है। रमेश ने क्या लगाना है? रमेश तो अब दिमाग लगाएगा, खाली दिमाग से क्या करता? तो पैसा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो अब वो जो पैसा लगा 10 लाख रुपए, वो था सुरेश का, लेकिन एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया तो बताओ वो रमेश के अकाउंट में काउंट होगा या सुरेश के अकाउंट में, या दोनों के अकाउंट में? हाँ, है ना, दोनों के अकाउंट में काउंट होगा। पैसा था तो सुरेश का, लेकिन शेयरिंग में चला गया, तो भैया अब 5 लाख रमेश के हो गए और 5 लाख सुरेश के हो गए। 50% इक्विटी से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो
बोलो बात समझ में आती है आपको? तो यही आपका मेन पॉइंट है कि यहां पर क्या होता है, शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एक ही एटम प्रोवाइड करवाता है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। तो बनने के तरीके में डिफरेंस है, यहां पर जो दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही होंगे, बी ने कुछ भी नहीं दिया है। तो इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, अब देखो शेयरिंग में आ गया ना, मैंने क्या बोला, शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ए प्रोवाइड करवा रहा है, तो हो तो अब भी शेयरिंग ही रही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ ये भी अपनी नई चीज सुनी होगी आपने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बस उसके बनने का तरीका अलग है। एक बार बन गया तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो हम लोगों ने नोटेशन बना लिया है, हम लोग दिखा देते हैं कि ऐसा है। बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक एरो से दिखाते हैं, एरो से, और जो एरो होता है वो डोनर एटम से किसकी तरफ जाता है, एक्सेप्टर एटम की तरफ जाता है। चाहिए, तो बस यही होता है आपका एक कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। Chemical bond formed between two atoms when the shared pair of electrons is provided by one of the bonding atoms. उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो मैं आपसे कह रहा था वो स्टेटमेंट भी आप इसमें ऐड कर दें कि once formed a coordinate bond cannot be differentiated from a covalent bond. It is actually a covalent bond, which is formed by unequal sharing of electrons. है ये कोवेलेंट बॉन्ड ही, बस बना किससे है, अनइक्वल शेयरिंग से है। तो देखिए यहां पर आपके पास दो तरह के एटम्स होते हैं, एक तो होता है पर डोनर एटम which provides electrons for sharing। बताओ अभी हमने जो बिजनेस शुरू किया था उसमें पैसा किसने डाला था, सुरेश ने। तो सुरेश डोनर था, ये जो पैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स पैसा ही एक तरह का यहाँ पे करेंसी है बॉन्ड बनाने के लिए, तो जो पैसा चाहिए ये किसने दिया है, डोनर एटम ने, ठीक है। और दूसरा जो एटम है उसे रिसीवर नहीं बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम, ठीक है। तो ये दूसरा एटम है विच does not have electrons for sharing। तो अभी हम तो लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, फिर आगे इनको डिटेल्स में और देखेंगे कैसे बॉन्ड बनता है। अभी तो आप बस सीखते चलो चीजों को। तो इस तरह देखें यहाँ पर ए और बी में ए डोनर है, बी एक्सेप्टर है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक एरो से दिखाते हैं विच इज फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना यहाँ पर, ठीक है, या लिखना चाहो तो लिख लो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड is represented by an arrow pointing from donor to acceptor। जैसे आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, या फिर ध्यान से देखना, ये आप नोटेशन कई बार केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक में भी यूज करोगे। इसे हम एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, जिसमें एक्सेप्टर के ऊपर प्लस और डोनर के ऊपर प्लस और एक्सेप्टर के ऊपर हम माइनस चार्ज भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हैं। बट ये सिर्फ नोटेशन है। मैंने आपको फिर से क्या बोला, बनने के बाद आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन तरह के बॉन्ड है, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे, बात करेंगे अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी देर में, बट उससे पहले कुछ और बेसिक चीजें। तो देखिए नेक्स्ट, ये नाम आपने सुना होगा, लुईस ऑक्टेट रूल। बचपन से आप पढ़ते आए हो। लुईस वो सबसे पहला
साइंटिस्ट था जिसने बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्यों H और Cl में बॉन्ड बन रहा है, क्यों H और O में बॉन्ड बना, जैसे H2O बना, क्यों CH4 बनी, क्यों ये केमिकल मॉलिक्यूल्स बने। तो उसका राज ढूंढने की उसने कोशिश की। बचपन से आप पढ़ते आए हो। उसने अपना रूल जो था उसने सजेस्ट किया कि भाई कोई भी एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्या कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट। अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो उस टाइम तक जितने कंपाउंड्स मिले थे उसमें से कई कंपाउंड्स के बॉन्डिंग पैटर्न को लुईस ऑक्टेट रूल ने एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत रेयर है चांसेस कि क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएं, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो हम एक एक चीज को समझते हुए चलना पड़ेगा। इनका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लुईस ने सिंपल सी बात कही थी कि केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू डू सो एलिमेंट्स में एक्सेप्ट, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन NaCl अगर हम बात करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो देखो जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसे आप छोटी क्लासेस में 281 लिखा करते थे, याद है ना? और एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 2,8 एक इलेक्ट्रॉन गया तो सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली Cl- की अगर मैं आपसे बात करूं तो Cl- क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आपकी बचपन वाली लैंग्वेज लिखूं तो 2,8,7। एक इलेक्ट्रॉन और गेन करते ही ये क्या बना लेगा? Cl-, जहां इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यानी 2,8,8 हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए लुईस के हिसाब से इसीलिए NaCl बना कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को तो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यहीं से डेफिनेशन दी गई थी कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनता है। सिमिलरली अगर आप कोई और एग्जांपल लो, लेट्स से हम लोग बात कर लेते हैं CCl4 की। तो CCl4 में अगर आप कार्बन देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो हमने भी देखा क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कार्बन और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक बॉन्ड बन जाएगा यहां से कार्बन इस क्लोरीन के साथ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, यहां से भी क्लोरीन के साथ कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और यहां पर भी क्लोरीन के साथ कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और इस तरह से कार्बन ने क्या कर लिए? म्यूचुअल शेयरिंग से, यहां कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग से इनके बीच में 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए हैं। अब देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 और 2 8 है। मैंने क्या बोला? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों के अकाउंट में काउंट होंगे। क्लोरीन के पास देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छे से समझ लो, कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को ये काउंट करने में दिक्कत आती है। भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन के थे, बिल्कुल सही बात है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थे, अब वो शेयरिंग में आ गए हैं, बिजनेस कर लिया है, अब दोनों के अकाउंट में काउंट होगा। तो देखो कार्बन के अकाउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्लोरीन के अकाउंट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए CCl4 बन रहा है। तो जो लुईस का ये ऑक्टेट रूल था, लुईस की जो थ्योरी थी, वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस करती थी कि कोई भी कंपाउंड जब बन रहा है तो उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके ऑक्टेट क्या होने चाहिए? कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो मॉलिक्यूल बनेगा और स्टेबल होगा, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा लुईस के हिसाब से। लेकिन अभी आप आगे चलकर देखोगे कि लुईस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो लुईस रूल को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब लुईस ऑक्टेट रूल हर जगह और हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो कुछ मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को समझा सकता है लेकिन हर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को समझा नहीं सकता है। ठीक है ना? ये भी आपने सुना हुआ है कि लुईस ऑक्टेट रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन लुईस ने हमें एक तरीका बताया। तो लुईस को ही डेडिकेटेड हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना कोई बहुत बड़ा और डिफिकल्ट काम नहीं है।
कुछ लोग आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के रूल्स सिखाएंगे, मैं नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिर्फ कॉमन सेंस है, उसके लिए किसी फॉर्मूले और किसी रूल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूट्यूब पर या किसी के नोट्स में कहीं पर भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के रूल्स देखें तो कृपया ना देखें, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होता। नॉर्मल तरीके से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो पहली बार। इसी चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाना सीखोगे। उनको यूज करके आप आगे चल के वापस अपने आप क्या बना लोगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे। तो आज हो सकता है आज आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि अभी आप सभी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्डिंग पैटर्न नहीं जानते हो। लेकिन जब आप केमिकल बॉन्डिंग के 8-10 लेक्चर पढ़ लोगे, उसके बाद आप एक बार दोबारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला एक लेक्चर रिवाइज करना या इसके नोट्स रिवाइज करना और आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, आप उनके अंदर परफेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये सीखते हैं क्या होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उनको बनाने से पहले हमें सीखना होगा एक और टर्म, सेंट्रल एटम। अभी हम बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक एटम ऐसा होता है जो बीच में बैठा होता है और बाकी एटम्स से जुड़ते हैं। जैसे अभी आपने पिछले पेज पे एग्जांपल देखा CH4 या CCl4, तो इसमें देखो कार्बन बीच में बैठा हुआ है और बाकी के चारों क्लोरीन से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इस कंपाउंड में कार्बन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। एक और चीज, 9th-10th क्लास की तरह आपको मैं अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है, ये होता है ये होता है, नहीं, आप समझें, कॉमन सेंस लगाएं और समझे चीजों को। सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम हमेशा एक ऐसा एटम होगा जो नंबर में कम होगा, क्योंकि जब भी तो बाकी सारे उससे जुड़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम नंबर में क्या होता है, कम होता है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है, लो होती है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है। जैसे कार्बन और क्लोरीन में देखो तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा ध्यान रखना, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करते हैं, वो हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, सराउंडिंग एटम्स की तरह। तो कुछ रूल्स हैं, सेंट्रल एटम इज द वन विच इज जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इन नंबर। जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नंबर में कम होता है। जनरली का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, कभी कभी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये तो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यूज करते करते अपने आप ही बता दोगे कि सेंट्रल एटम कौन है। ठीक है, जनरली सेंट्रल एटम इज द एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, which is generally equal to the number of electrons present in the valence shell of the atom। आपको याद है मैंने आपको कोवेलेंसी टर्म सिखाया था, है ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं कार्बन के लिए, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो याद करो वो फंडामेंटल्स इसीलिए सिखाए थे आपको। ये होती है कार्बन की ग्राउंड स्टेट, याद रहा है कुछ, है ना। हाँ, अब अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, कार्बन में यहाँ एक 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, 2p में। तो अब देखो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी हो चुकी है, 4, जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जनरली सेंट्रल एटम क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। तीसरा, एटम्स ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर और लार्जेस्ट एटम जनरली एक्ट एज सेंट्रल एटम। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कंपाउंड को देखकर बता दोगे कि सेंट्रल एटम कौन है। अभी देखना, लिखता हूं आप सामने एग्जांपल, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेचारा एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा नहीं बना सकता। फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5 और वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। उसका रीजन है, आपको मैं आगे सिखाऊंगा वो चीज भी, इसलिए ध्यान रखना, फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं कर सकते। अब आप देखो, खुद बता दोगे आप, मैं आपसे लिखूं CO2, बताओ सेंट्रल एटम कौन है। हाँ, मैं आपसे बोलूं NO2, बताओ सेंट्रल एटम कौन है, दिख रहा है ना। मैं आपसे बोलूं NO3-, बताओ सेंट्रल एटम कौन है। मैं आपसे बोलूं XeO3, बताओ सेंट्रल एटम कौन है, हाँ, है ना। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ज़ीनॉन। मैं आपसे बोलूं कि आपके पास मान लो कंपाउंड है H3PO4, बताओ सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है। मैं आपसे बोलूं H2SO4, बताओ सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। मैं आपसे बोलूं H2CO3, कार्बन है। मैं आपसे बोलूं HClO4, तो आप कोई रूल थोड़ी लगा रहे हो, आप तो वैसे ही देखते ही बता रहे हो,
है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये रूल की जरूरत नहीं पड़ती है, बस लिखने के लिए है, आपकी बार पहली बार आप सीख रहे हो इसलिए। अदरवाइज मैं कोई भी कंपाउंड लिख दूं, आप उसकी शक्ल देखकर बता दोगे कि उसका सेंट्रल एटम कौन है, बताओ कौन है, ब्रोमीन है। तो जनरली वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन, और नंबर में क्या होता है, कम होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको सेंट्रल एटम पहचानने के रूल याद रखने पड़ेंगे और इनको अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सेंट्रल एटम है और कौन सेंट्रल एटम नहीं है ना। तो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को पहचान सकते हो। चलिए, तो मॉलिक्यूल में हमने सेंट्रल एटम पहचानना सीख लिया, तो अब हम बना सकते हैं इनके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कुछ भी नहीं है। लुईस ने जो अपना रूल दिया था ऑक्टेट रूल, तो उसके बाद उसने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? डॉट्स में। तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग, ध्यान रखना, ये इनके स्ट्रक्चर को नहीं दिखाता है, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग पैटर्न को दिखाता है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो देखें ये होती है आपकी लुईस, अरे कहाँ गई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो इसकी डेफिनेशन गायब कर दी है। ठीक है, सो दीज स्ट्रक्चर्स basically represent the bonding pattern, in species in which electrons are represented by dots. ठीक है, and octet rule is followed. तो हम जो बॉन्डिंग पैटर्न बनाते हैं उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होगा और उसी के साथ साथ आपको बॉन्डिंग पैटर्न एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 की। तो मैं कलर कोड यूज करूंगा इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए। तो भाई अब इसके लिए ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो मेनली आपके पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये एलिमेंट्स आते हैं। ये इनके अंदर वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। बोरोन के नीचे कौन सा? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, है ना। तो ये एलिमेंट्स काम में आते हैं। तो आपको सिखा चुका हूँ, ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है, ये 16th है, ये 17th 18 है। बताओ इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट होता है वो NH2NP1 होता है। इस ग्रुप का क्या होता है? NH2NP2। अब आपको कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अच्छे से लिखने आने चाहिए भाई, इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। मैं आपको बॉन्डिंग में सिखा चुका, पीरियडिक में सिखा चुका हूँ, मैं आपको बेसिक्स में भी सिखा चुका हूँ, 2 बार तो पहले बता चुका हूँ, और कितनी बार बताऊँ? NH2NP5 एंड NH2NP6। काउंट करो, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी, जो ग्रुप नंबर का लास्ट डिजिट है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 13 का 3, 14 का 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ उसको, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, इसलिए डन। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले अच्छे सिखा चुका हूँ, बस मैंने आपको रिकॉल करवाई है, क्योंकि मुझे पता है आप बड़े वाले हो, आप भूल चुके होंगे। भूल गए हो ना? हाँ, मुझे पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, इसलिए टाइम पे चीज़ें रिवाइज करते रहा करो। तो भाई देखो, मेरे पास ये जो कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको बॉन्ड बनाना है 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बात ऐसी है कि कार्बन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन को भी, हाँ पता है ना आपको। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इससे शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। तो इस तरह से लुईस के हिसाब से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड्स बनते हैं। तो ओवरऑल जो आप ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर देखोगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के पास क्या बच जाते हैं? 2 लोन पेयर बच जाते हैं। सही है। चलिए, CO2 की जगह हम बात कर लेते हैं CO3 की। CO3 आपके पास 3 ऑक्सीजन है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसके स्ट्रक्चर हम बनाए उससे पहले आप ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज
is generally carried out by more electronegative atom। तो जब भी आप किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं जो आगे आपको स्ट्रक्चर बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो या एक नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बना रहे हो, ज्योमेट्री बना रहे हो, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब एक चीज का ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज कौन होल्ड करेगा? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होल्ड करेगा। बताओ कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो मैं स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा और फिर वहां से आपको टेक अवे पॉइंट सिखाऊंगा जो आपके आगे बहुत काम में आएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कार्बन है और अब मेरे पास 2 की जगह 3 ऑक्सीजन है। लेकिन जैसा मैंने आपको सिखाया नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लेकिन अब माइनस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका होगा 7, माइनस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका होगा 7। कार्बन, अच्छा इस ऑक्सीजन के पास जिस पे माइनस चार्ज नहीं है उसके पास तो वही 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो 4 में से मान लो 1 इससे शेयर करेगा, 1 इससे शेयर करेगा और 2 इससे शेयर कर लेगा। तो देखो कार्बन का कोटा पूरा हो गया। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो यहां से देखो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये आपके कार्बोनेट की स्ट्रक्चर है जिसमें 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। तो देखो इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर कर लिए। इस ऑक्सीजन ने 1 शेयर किया और बाकी इसके पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। समझ रहा मेरी बात को? तो आप एक चीज समझो, जब ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो यहां से हम बनाते हैं टेक अवे पॉइंट। ये सब आगे आपके ज्योमेट्री स्ट्रक्चर्स बनाने में काम में आएंगे। टेक अवे क्या है कि न्यूट्रल ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 bonds, whereas negatively charged oxygen will form what? 1 bond। तो जब भी आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और अगर आपके पास न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल ऑक्सीजन है, तो वो क्या बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। वो 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है या फिर 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड का है ना, 2 बॉन्ड का ऑप्शन बता सकता हूं मैं आपको, या तो वो 1 डबल बॉन्ड बना लेगा, 1 डबल बॉन्ड, या फिर वो क्या कर सकता है? 2 सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आप ध्यान दें। ये आपके लिए एक टेक अवे पॉइंट हो चुका है कि ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और न्यूट्रल होगा तो वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, या तो 1 डबल बॉन्ड या फिर 2 सिंगल बॉन्ड। चलो ठीक है, तो अब आप करो ट्राई, आप बनाओ CO। कोशिश करो, इसमें कुछ अलग होगा, मैं चाहता हूं कि अगर आप दिमाग लगाएं। ठीक है, CO बनाओ, फिर आप बनाओ NO2 माइनस, एक आप बनाओ NO3 माइनस और एक आप बनाओगे NO2। चलिए ट्राई करें। चलिए हो गया। तो देखें बहुत ही आसान है, क्या करना है आपको? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इसमें क्या है, कार्बन के वैलेंस शेल में वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूं तो देखो कार्बन ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब आप काउंट करो तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी इसकी करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट होने के लिए सभी एटम्स का ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट। ठीक है, कोशिश हमें यही करनी चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो एक और तरीका है, वो तरीका क्या है ध्यान से समझना, और यही CO की आगे स्ट्रक्चर भी बनेगी, वो आप देखोगे भी। ठीक है, तो देखिए कार्बन जो है मेरा, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहां पर शेयरिंग में डाल दिए और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एज लोन पेयर बच गए। और जो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने ऐसे शेयर कर लिए और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में डाल दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखो इस तरह से ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 सबके सब काम में आ गए। अब आप यहां पर देखोगे तो देखो ये कनेक्ट हो रहा है इस तरह से। अब ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दिखाओ आपकी इच्छा है, नहीं दिखाओ आपकी इच्छा है। बनने के बाद मैंने आपको बताया कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं होता। तो ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया है, जिसमें कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस तरह देखें NO2 माइनस, NO2 माइनस को अगर हम बनाएं तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 5। माइनस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तब आप देखो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, ठीक है। अच्छा ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज में बता रहा हूं, तो इसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको ये बताया नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ और यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और बाकी के 4 एज इट इज बच गए। अब देखो नाइट्रोजन के पास 5 थे ना इलेक्ट्रॉन्स, 5, तो 5 में से 3 शेयर हुए तो एक इसके पास क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, लोन पेयर। तो ये NO2 माइनस की लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। इसे अगर आप ठीक से दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर N डबल बॉन्ड O, एक O माइनस और एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बच गया। कर सकते हैं NO3 माइनस, NO3 माइनस में देखो फिर से वही नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल वाले हैं, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करो नाइट्रोजन के, 1 2, ध्यान से देखना यहां तो एक ही शेयर होगा, 3, वापस देखो तो यहां एक शेयर होगा इसके साथ और 2 मैं यहां शेयर कर देता हूं इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि नेगेटिव वाला तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उस पास 7 हो जाते हैं। चलो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं, तो ऑक्सीजन ने 2 मान लो यहां शेयर किए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 थे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और यहां पर भी 1 2 शेयर किए, 3 4 एंड 5 6 इस तरह से आ गया। अब देखो अगर ये इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं। देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, हो ही नहीं सकते लुईस के हिसाब से, तो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो भाई साहब ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन निकालें, तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। वापस से आओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने यहां पर ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने यहां पर ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। तो देखो इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 2 यहां शेयर किए, 6, इसके पास एक शेयर किया, माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वही इसने शेयरिंग में डाल दिया तो माइनस चार्ज आ गया। अब बचा आपके पास एक और ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन क्या करे, नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसको शेयरिंग में डाल देगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना लेगा, बनाएगा ना। तो इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो अब आप देखो ये इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर होगी। तो अगर मैं करेक्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज वाले के साथ सिंगल बॉन्ड और तीसरे वाले के साथ वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पास वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज बचेंगे, इसके पास 4 बचेंगे और इसके पास भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट। तो इस तरह से आपको इन सभी के क्या मिल गए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट मिल गए हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे NO2 की बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, NO2 डज नॉट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन, यहां पर दोनों ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल है,
या तो आप दोनों को डबल बॉन्ड से बनाओ, एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां काम में आ गए, 2 यहां काम में आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप देखोगे तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर लिए, 1 2 3 4 यहां बच गया, 1 2 3 4 यहां बच गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बच गया है। ठीक, तो नाइट्रोजन यहां पर क्या हो रहा है, टेट्रावेलेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, टेट्रावेलेंट हो रहा है। आप याद करो दोबारा से जब मैंने आपको एक्साइटेड स्टेट बनाना सिखाया था, भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p3, तो 1 2 और 3। तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास। चौथा बॉन्ड वो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों हमने सिंगल बॉन्ड बना दिए, इसलिए इसकी ये स्ट्रक्चर गलत है। तो इसकी जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाएगा। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहां शेयर किए 1 2 3 4, यहां एक भी शेयर नहीं किया, नाइट्रोजन ने शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और एक यहां पे नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस तरह से ये NO2 की स्ट्रक्चर बनती है, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और ये एक। तो हाँ, ये जो है इसे हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, किसी पास एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। समझ पा रहे हैं। तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे, आज आप एक दिन में मेरे बनाने से नहीं सीख जाओगे, लेकिन हाँ मैंने आपको आइडिया दिया है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अभी आप आगे चल के इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लोगे तो उसके बाद आप इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो आप फोकस करें, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। डन हो गया कॉपी? चलिए तो देखें, ये थी आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। और अब कुछ और चाहें तो आप एग्जांपल्स ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको बनाना है XeF4, ठीक है, आपको बनाना है XeO3, आपको बनाना है BrF5, आपको बनाना है ClF3, ठीक है, ये आपको बनाना है लेट्स से BrCl4 प्लस, आपसे बोलूं SO4 2-, ठीक है, मैं आपसे बोलूं SO3, मैं आपसे बोलूं PO4 3-, इन सब की करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाओ। ठीक है, तो ये काम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप बनाना। एक मैं आपको ये वाला केस बना के दिखाता हूं, SO3 वाला। ठीक है, तो देखो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसा मैंने आपको बताया, देखो तीनों ऑक्सीजन न्यूट्रल है, दिख रहा है ना आपको, तो तीनों ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो 6 में से 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे, और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। तो अब आप देखो, इस तरह से आप देखोगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, यहां पर इस तरह से शेयरिंग हो जाएगी। तो शेयरिंग से आप देखो सबके बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं। अब ऑक्टेट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट ज्यादा, 8 से ज्यादा हो गए, तो दिस इज नॉट द करेक्ट, not a correct लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये इसकी करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, करेक्ट में कहना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब दोबारा काम करो, अब ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा ऑक्सीजन। आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम क्या करें भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप एक काम करो, 4 बॉन्ड बनाओ, 4 2 8 होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये सल्फर जो है ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले इस ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बाकी यहां पर क्या बनाए, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद डाल दे शेयरिंग में, तो इससे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मतलब जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी बन जाएगी, S डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से देखो,
ये जो बाकी ऑक्सीजन बचे, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4 5 6 अपने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4। तो सभी का यहां पर क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो अब SO3 के केस में जो करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो ये, समझ पा रहे हैं। अभी ये जो मैंने आपको कंपाउंड्स दिए हैं, इनमें कुछ जगह आपके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, कुछ जगह नहीं होंगे, क्योंकि चलो मैं ये आपको नहीं देता हूं इतनी सारी, क्योंकि इनमें क्या है ना, आपके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो अभी के लिए इनको छोड़ देते हैं, ठीक है, इनकी जरूरत अपने को नहीं है। हाँ, आप SO4 2- बना लेना, आप PO4 3-